नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का हिंदी पेपर लेकर के आई हूँ, यानी कि हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 150 क्वेश्चन कवर किए थे और डेली रात में 10:30 बजे लाइव में 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में इस मॉडल पेपर का एक अहम रोल होगा जो कि आपकी इस रिवीजन टाइम को और भी परफेक्ट करने की पूरी जो है ताकत लगाएगा। यानी कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन को कोई भी काम करते करते अगर सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप वीडियो देख रहे हो, आप केवल एयरफोन लगाइए और साथ में अपने फ़ोन को पॉकेट में डालिए और कोई भी काम करते रहिए। इससे क्या है कि आप उन सारे क्वेश्चन को सुन के भी तैयार कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये नहीं कि बिल्कुल बंद के बैठिए, बाकी आपके पास टाइम हो तो बंद के बैठिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। तो वो आपको जितना लाभ देगा उतना ही ये वीडियो भी लाभ देगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको ज़रूर सुन करके याद कर लेंगे। तो फटाफट मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ। और क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पूरे लेंगे। बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूँगी कि बिना कोई समय गंवाए, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाली, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देने वाली, जिससे कि कम समय में 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? स्वसुखी संप्रदाय का श्रेय ये जाता है रामचरण दास को। पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो ये अंतर है कि पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप का अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है। ये इनके प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध संग्रह है? कौन सा निबंध संग्रह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला, आलोक पर्व, कुछ उथले कुछ गहरे। इनमें से बताना है कि इनके निबंध कौन से हैं। तो साहित्य सुमन और भट्ट निबंध माला ये दोनों बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य वामन, भरत मुनि, भामा, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? कवि के नाम को अमर रखना। तो भामा के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन है वो है कवि के नाम को अमर रखना। अगला क्वेश्चन है, चारा काटने की मशीन तथा टेबल लैंड किस विषय वस्तु पर आधारित कहानियाँ हैं? भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां हैं, चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र जैन के रिपोर्टाज हैं? पेकिंग की डायरी, फाइटर की डायरी, भीगे मन रीते तन, जब प्रभाकर पाताल गए। इनमें से कौन से जो है रिपोर्टाज वो जगदीश चंद्र जैन के हैं? तो पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन के रिपोर्टाज हैं। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है गणपत चंद्र गुप्त का। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं नहीं हैं? तो दो चट्टानें, एकांत संगीत, मिलन यामिनी ये सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। स्वप्न भंग इनकी रचना नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली? बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, समालोचक। इनमें से कौन कौन सी पंक्तियां भारतेंदु ने निकाली? तो ये निकाली हैं 1, 2 और 3, यानी कि बाला बोधिनी निकाली है, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। समालोचक जो है वो इनकी नहीं है। और अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुख्य मत हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुख्य मत कौन कौन से हैं? तो ये हैं 1, 2 और 4, यानी कि भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद सही है, ठीक है, शंकुक का अनुमितिवाद सही है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सही, हडसन का लोक मंगलवाद रस निष्पत्ति के संदर्भ में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताना है। तो देवनागरी लिपि पहले तो अक्षरात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी कि देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है। चौथा, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है।
और अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में हैं हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये है जीवनी। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं लेंगे हम यहाँ पर। स्वच्छंदता है, आश्रयदाता की प्रशंसा है और भाषा की लाक्षणिकता है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित तथा चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण किस नाटक में किया गया है? तो राजश्री में किया गया है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, ये इनके कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। और अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा और उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। मोह मन गिरधर कवि का क्यों, ये पंक्ति किस कवि की है? तो कृष्णदास की। अगला प्रश्न है, सूर सागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु कैसी है? तो ये है कि इसके पद स्वतंत्र होने पर भी प्रबंधात्मकता का गुण लिए हुए हैं। महाकाव्यों में समानांतर स्थान पाने के अधिकारी इसलिए है क्योंकि इसके पद जो हैं वो स्वतंत्र होने पर भी प्रबंधात्मकता का गुण लिए हुए हैं। सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, ये विचार किसका है? यानी कि सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, तो ये किसका विचार है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन का। नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाय, नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाये। कबीर की उपयुक्त पंक्ति का मुख्य भाव क्या है? तो इनकी पंक्ति का मुख्य भाव जो है वो ये है कि प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता, प्रेम की अनन्यता, दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके विवेक पर आधारित होंगे। ये ऐसा नहीं कि आप पहले से रट के जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनको फटाफट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बस इसके अर्थ को समझ करके आपको उसके भाव को वहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ती हूँ क्योंकि इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है एग्जाम में। और हाँ, थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। और अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में, मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ये सही है। मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली मिश्र जी के नाटक हैं, ये भी सही है। प्रेम विवाह, काम, दाम्पत्य जीवन उनके नाटकों की विषय वस्तु रहे हैं, बिल्कुल सही है। सन्यासी में उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपट पूर्ण नीति व गांधी जी के असहयोग को विषय वस्तु बनाया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, तन मन सेज करे दाहू, सब कहाँ चंद भयऊ मोहिराहू, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कांत पियारा। अब हूँ निठुर अब आब यही बारा, परब देवारी होई संसारा, सख झूमक गावे अंग मोरी, हौ झुराओ बिछुरी मोरी जोरी। उपयुक्त पंक्तियों में निठुर का संबंध किससे? निठुर का संबंध बताना है, तो ये किससे है? केवल दोस्त से, यानी कि प्रियतम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है, पलट न बहुरा गाछो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। इसका जो है आपको बताना है क्या? ये बताना है पंक्तियों का आशय। तो मैंने अभी कहा कि पंक्तियों का आशय इतना आसान नहीं है, आपकी पढ़ी हुई पंक्तियाँ आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो कि जिनसे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए और जो कि क्वेश्चंस हमारे पाठ्यक्रम में हैं और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर हम ले लेते हैं कि उसका प्रियतम पलट कर लौटा नहीं है, वह विरह की आग में निरंतर जल रही है, वह सुलग सुलग कर छार हुई जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की रेल पेल सैल उसलत हैं, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारा वार यूँ हौलत हैं। इन पंक्तियों में किन भावों की व्यंजना हुई है? तो इसमें उत्साह और सजीव चित्रण की भावना मुखरित हुई है। अगला क्वेश्चन है, घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूँ न कहूँ दरसे, सुन जानिए घों कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसे। वैसे भी इसमें पंक्तियों में कि घनानंद क्या कहना चाहते हैं ये पूछा गया है, तो इस पंक्ति को फिलहाल हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके विवेक पर आधारित होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रेम प्रिय प्रवास में
प्रकृति चित्रण से संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो ये कि इसमें प्रकृति को मानवीय भावनाओं का अंग बनाया गया है। दूसरा कि पवनदूती प्रसंग में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। तीसरा, वृक्षों लताओं आदि का वर्णन उनके गुण रूप रंग आदि के आधार पर किया गया है। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? रसनिधि नहीं आते। रसलीन आलम ठाकुर ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गांधीवादी जीवन के मूल्य हैं। गांधीवादी जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं? तो 1, 2 और 4, यानी कि धर्म का पालन, आत्मबल और मानवता और नैतिकता। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा जा रहा है। का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ए और बी दोनों, यानी कि नारी सम्मान की रक्षा, बाण भट्ट के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को लोक नायक मानने का प्रमुख कारण क्या है? तो इनका समग्र साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? तो यह है अपने अपने अजनबी। तीसरे शतक की कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है? प्रभाकर माचवे नहीं है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये इस तीसरे शतक के कवि हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ कि विकी के प्रमुस्कू, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही याद किया है, विकी के प्रमुस्कू। इससे क्या है कि आपको इनके कवियों के बारे में तीसरे सप्तक के कवि जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे वी से विजय देव नारायण शाही, की से कीर्ति सिंह, के से केदारनाथ सिंह और प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। प्रभाकर माचवे इसमें नहीं है, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। या आपका अपना कोई विशेष तरीका हो, उस तरह भी आप ट्रिक के माध्यम से ही तार सप्तकों को यानी कि सप्तकों को के कवियों को याद रखें। इनसे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है? बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर। अगला क्वेश्चन, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली तो ये कि उन्होंने छोटे से छंद में गागर में सागर भरा है। दूसरी, श्रृंगारिक काव्य के प्राण तत्व व प्रेम सौंदर्य हैं। तीसरी, शारीरिक चेष्टाओं और हाव भावों को पढ़ने के मनोविज्ञान में बिहारी सिद्धहस्त हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पे क्या विचार करना है? तो प्रयोगवाद में वैयक्तिक चेतना है, सही है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को साध्य मानते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रगतिवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है। प्रयोगवाद का सत्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का सत्य है। तो ये इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के इतिहास में नहीं हुआ है। और सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? आचार्य शुक्ल का है। दुलाई वाली कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो वंशीधर और इक्केवाला दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण हैं कौन कौन से? सारे हैं। खट ऋतु वर्णन, रस तथा अलंकार, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, सारे हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? माँ, गोदान, वैशाली की नगरवधू और फिर मृगनयनी, ये इनका प्रकाशन का क्रम है। रचना काल की दृष्टि से रासो ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले बीसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, फिर कुमार रासो। तो इस तरह से इसका जो क्रम इसमें दिया गया है तो ये सही माना गया है। अगला है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले केशव, फिर बिहारी, फिर भूषण, फिर पद्माकर। तो अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित काव्य ग्रंथ का सही अनुक्रम क्या है? वाणी, पतझर, लोकायतन, सत्यकाम। और रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? नरेश मेहता पहले हैं, फिर जगदीश गुप्त हैं, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और फिर कुंवर नारायण हैं।
तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, इलाचंद्र जोशी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या होगा कि पुरस्कार, कफन, राजा, निर्वंशिया, वापसी। तो इस तरह से, क्योंकि पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है, पहले ये आएंगे, फिर कफन यानी कि प्रेमचंद की रचना है, ये आएंगे, फिर राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है ये, फिर वापसी जो है किसकी है, वह वापसी शायद मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए वापसी किसकी रचना है। और अगला क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार सेठ गोविंद दास के नाटकों का सही अनुक्रम है। कर्तव्य, कर्ण, शशिगुप्त, स्नेह, सवर्ग। गोविंद दास के प्रकाशन वर्ष, नाटकों के प्रकाशन वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। कालक्रम के अनुसार इन विचारकों का सही अनुक्रम क्या है? प्लेटो हैं, फिर अरस्तु हैं, फिर लोंजाइनस हैं, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? बोलती प्रतिमा, हमारे आराध्य, रेखाएं और रंग, चेतना के बिंब। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। देखिए, इन सब चीज़ों को हम तभी याद कर सकते हैं क्योंकि सबके सन याद करना नामुमकिन सा है, और इनको हम कालक्रम के अनुसार याद कर सकते हैं, यानी कि किस काल में पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया, या कवि के आधार पर कि पहले कवि कौन था, उसके बाद कौन आया, लेखक कौन था, उसके बाद कौन सा लेखक आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि पृथ्वी नारायण मिश्र की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। पहले प्रेम पुष्पावली, फिर मन की लहर, लोकोक्ति शतक, फिर तृप्यंताम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है। नामदेव, रविदास, धर्मदास, फिर जायसी। अगला क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का सही अनुक्रम क्या होगा? कोशिश करूंगी कि आपको साफ साफ दिखाई दे। काव्यालंकार सार संग्रह, फिर व्यक्ति विवेक, फिर अलंकार सर्वस्व, फिर चंद्रालोक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता का भावबोध हमें पुराने मूल्यों का त्याग करके नए मूल्यों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। हिंदी की कथा साहित्य में आधुनिकता का समावेश हुआ है, यानी कि स्थापना और तर्क, ये दोनों को बताना है सही या गलत। तो इसमें ए सही आर गलत है, यानी कि आधुनिकता का भावबोध हमें पुराने मूल्यों का त्याग करके नए मूल्यों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। और गलत क्यों है? हिंदी की कथा साहित्य में आधुनिकता का समावेश हुआ है, तो ये गलत है। और अगला है, सहज और प्रवाहमान शब्दों का प्रयोग हिंदी पत्रकारिता के सिद्धांत में स्वीकार्य है, और इन शब्दों का आरंभ भारतेंदु द्वारा हुआ था। सही है दोनों। अगला है, भारतेंदु जी ने नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। और तर्क है, उन्होंने युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की है। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रहस्यवाद का संबंध ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप से है, जिसे कुछ कवियों ने भावना का विषय बनाया है। तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, इसलिए भक्तिकाल के सभी कवि रहस्यवादी हैं। ए सही और आर आंशिक सही है। अलख निरंजन लखै न कोई, निर्भय निराकार है सोई, परमात्मा निर्गुण और निराकार है। तो ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित है, यथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, विरोधों का सामंजस्य आदि। तो तर्क इसका दिया गया है कि शुक्ल जी की समीक्षा में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का समन्वय है, साथ ही वो विश्लेषणात्मक है, उसमें मौलिक चिंतन एवं वैचारिकता का समावेश नहीं है। उनकी समीक्षा पद्धति पाश्चात्य मूल्यों की समर्थक है। ए सही और आर आंशिक सही है। देखिए, वीडियो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि शायद जो है इतना मेमोरी नहीं होता फ़ोन में या जो भी कुछ है। तो अगर ये वीडियो यहाँ पे डिस्कनेक्ट होती है, क्योंकि पिछली वीडियो 30 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे उसको 2 वीडियो को एक में जोड़ना पड़ा था। तो अगर ऐसा होता है तो मैं आज जोड़ूंगी नहीं वीडियो को, बल्कि 2 वीडियो अलग अलग पोस्ट कर दूंगी, तो आप दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं पहले से बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी 19 मिनट हुए हैं और हो सकता है 30 मिनट या 32 मिनट में जो है वीडियो डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो अगर होगी तो मैं उसको मर्ज नहीं करूँगी, क्योंकि मर्ज करने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आप दूसरी वीडियो जो आज ही पोस्ट होगी उसको भी इसके बाद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। काव्य अलंकार सार संग्रह, व्यक्ति विवेक, अलंकार सर्वस्व, चंद्रालोक। ये क्वेश्चन हो गए हैं फिलहाल। और अगला हमारा यहाँ पर जो स्थापना तर्क है कि कहानी में जीवन के किसी अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है।
तर्क इसका है, कहानी एक लघु काव्य विधा है और लघु काव्य विधा है, अतः उसमें किसी एक संवेदना को ही व्यक्त कर पाना संभव हो पाता है। नई कहानियाँ भी इसी दृष्टिकोण की समर्थक हैं। ए और आर दोनों सही हैं। अगला है, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गईं। तर्क है, भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई तथा कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो ये क्या है, ये है ए और आर सही, ए सही आर गलत है। गलत क्यों है? भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई। देखिए, समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता कोई भी युग नहीं पाया है। कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया, बिल्कुल नहीं, पूर्णतः मुक्त नहीं किया गया था। इसमें भी रीतिकालीन परिवेश पर कविताएं लिखी गई हैं, इसलिए ये गलत है। अगला है, संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र प्रांजल भाषा कवित्वपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। संस्कृत गर्भित भाषा के बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों और मुहावरों को भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। अगला है, तर्क इसका कि महादेवी जी के रेखा चित्रों में ग्रामीण जीवन के दीनहीन उपेक्षित पात्र घीसा, मुन्नों की माई, बिबिया आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। उनके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए हैं। उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन करना है। दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं, उद्भावन, व्याख्याता व शिक्षक। शिक्षक श्रेणी के आचार्य काव्य के प्रमुख अंगों, रस, अलंकार आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। तर्क है, केशवदास शिक्षण श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आचार्य हैं, तो इसका जो कूट है वो सही है। दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख व पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति के लिए अनिवार्य आधार नहीं है। दुख व पीड़ित हुए बिना हम अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर सकते हैं। ए सही, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग भारती जी की सामयिक व प्रासंगिक रचना है। इसमें भारती जी ने मिथकीय आवरण में समसामयिक घटनाएं पेश की हैं। अगला है, युद्ध जब जब होता है मर्यादाएं बिखर जाती हैं, मानव मूल्यों का पतन होता है और नैतिकता गुम हो जाती है। ए और आर दोनों सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्थापना ही है। स्थापना में क्वेश्चन है कि रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन के यथा तथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। तर्क है, भारतेंदु युग में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत का काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया। भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया है। तो ए सही और आर आंशिक सही है। आंशिक सही इसलिए कि यहाँ तक का तो सारा सही है, लेकिन भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि भारत दुर्दशा नामक निबंध तो खुद ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है, भारत दुर्दशा। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेंगे, जिसमें स्थापना और तर्क है। भारतेंदु जी के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए। ए और आर दोनों सही हैं। अगला है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद इन्हीं आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता। ए और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है, ये सही है। और इसी के साथ ये भी सही है कि आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिला है, गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावादी कवियों की प्रकृति की छाया में रहकर और रहस्यवादी काव्य रचनाओं का विरोध किया। निराला जी ने अपनी कविता में मानव जीवन की अभिव्यक्ति की है। ए और आर दोनों सही हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई, ये स्थापना है। तर्क है कि जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक थे, तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक नहीं थे, और गिलक्रिस्ट जो है इसके कौन से थे संस्थापक। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी रंगमंचन की दृष्टि से सफल नहीं है। रंगमंच के लिए पात्र कम व संवाद छोटे होने चाहिए। दोनों ही सही हैं। ध्रुव स्वामिनी रंगमंचन की दृष्टि से सफल नहीं है, तो
ये सही कथन है। और साथ ही कि जो रंगमंच के लिए अभिनीत नाटक होते हैं उनके संवाद छोटे होने चाहिए। ध्रुव स्वामिनी में जो संवाद हैं वो काफ़ी बड़े हैं। दोनों सही हैं। भारतेंदु के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने में सार्थक कार्य किया। तर्क है भारतेंदु जी के नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त की। तर्क है शिक्षा द्वारा यूरोप के प्रजातांत्रिक विचारों व विभिन्न देशों के स्वराज के संघर्ष की जानकारी मिली। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटक के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो उत्तर है सही वो है क्या है कि ABCD यानी कि गोपाल चंद्र गिरधर दास का नहुस है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है, भारतेंदु का विद्या सुंदर है और गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय है। यानी कि नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, विद्या सुंदर भारतेंदु, प्रद्युम्न विजय गणेश कवि। अगला क्वेश्चन है और इसे भी मिलान करना है। तो अवध सागर किसकी रचना है? नाटक है, ये है सेनापति का। और गोविंद रामायण ये गुरु गोविंद सिंह का है। और ब्रजविलास ये जानकी रसिक शरण का है ब्रजविलास। और अवध विलास ये है लालदास का। अगला क्वेश्चन है, बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार मिलाना है। तो गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है टिहरी में। टिहरी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा, टिहरी में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली जाती है कहाँ पर? ये बोली जाती है बागेश्वर में। अवधी बोली जाती है कहाँ? तो अवधी बोली जाती है अयोध्या में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी में। क्षेत्र के अनुसार पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो क्याप उपन्यास का पात्र कौन है? क्याप में है हरकू। मुझे चांद चाहिए कि पात्र हैं हर्षवर्धन। और एक पति के नोट्स में पात्र हैं केवल। सूरज का सातवां घोड़ा में पात्र हैं जमुना। इस तरह से इनके पात्रों को मिला लिया, उपन्यास के पात्र। और अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रचनाओं के साथ उनको मिलाना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी? काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए। ठीक है, ये काव्य संग्रह है इनके। और केदारनाथ सिंह जमीन पक रही। विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है रचनाकारों को रचनाओं के साथ। तो लघु कथा के प्रतिमान किसकी रचना है? ये है मोहनदास नैमिषारण्य की लघु कथा के प्रतिमान। उत्तरकाशी कथा साहित्य में दलित विमर्श ये किसकी है? ये है शिवराज सिंह बेचैन। कबीर सूत न कपास ये रचना है किसकी? डॉक्टर धर्मवीर भारती की। हिंदी साहित्य की मुख्य धारा रचना किसकी है? तो यशवंत बीरोदय की। और अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान ही करना है अगले प्रश्न में। तो इसमें है, निम्नलिखित कहानी के पात्रों को उनके संबंधों के साथ सुमेलित करना है। संबंध कौन सा? जैसे लहना सिंह का संबंध किससे था? तो ये था वीर सिपाही। लहना सिंह जो है वो वीर सिपाही थे। बोधा सिंह कौन थे? बोधा सिंह थे सूबेदारनी का बेटा। वजीरा सिंह कौन थे? वजीरा सिंह थे सूबेदारनी के पति। कीरत सिंह थे लहना सिंह का मित्र। उसने कहा था कहानी के संबंध इसमें आपको बताने थे। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो ये पंक्ति किसकी है? तो रसखान की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की। कर्म योग ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो ये पंक्ति है सूरदास की। भक्तन को कहाँ सीकरी को काम ये पंक्ति है कुंभन दास की। अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? तो ये है बनारसी दास जैन की। और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी जो आत्मकथा ये है भारतेंदु की। ये आत्मकथा तो मानी गई लेकिन इसमें आत्मकथा के सारे तत्व तो नहीं मिलते, इसलिए पहली आत्मकथा अर्ध कथानक मानी जाती है। मेरी आत्मकहानी ये किसकी है? ये है श्याम सुंदर दास की। साधना के पथ पर ये किसकी है? ये है हरिभाऊ उपाध्याय की। और अगला प्रश्न है,
आलोचना ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। कविता से साक्षात्कार आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये है 1979। साहित्य क्यों? ये 1988। संवाद और परिसंवाद ये है 2013। समकालीन मार्क्सवाद ये है 1987। अगला प्रश्न है, इसमें पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिलाना है। नदी के द्वीप का उपन्यास का पात्र कौन है? तो गौरा। नदी के द्वीप में है गौरा। तट के बंधन में कौन है? सुनील। महाकाल में कौन है? तो मंगला। तमस में कौन है? तमस में मुराद अली। अगला प्रश्न है, गंगावतरण मतलब रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना। गंगावतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। युग चरण किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। और पाथेय किसकी है? सियाराम शरण गुप्त। और उर्मिला किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा रचनाओं को मिलाना है। निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ मिलाना है। शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। गद्य कुसुमावली किसकी है? तो श्याम सुंदर दास की। परिहास वंचक किसकी है? यह है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। तो इस तरह से इन रचनाओं के क्रम को भी हम जान लेते हैं, यानी कि क्रम को भी जाना और साथ साथ में रचनाएं पढ़ते चलते हैं। एक क्वेश्चन में 4-4 रचनाएं तैयार हो रही है, यानी कि कहने के लिए 100 क्वेश्चन है और कम से कम 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है। काव्य ग्रंथ है हमीर रासो, इसके रचनाकार कौन है? तो सारंगधर। परमाल रासो जगनिक। कच्छुली रास के कौन है? तो प्रज्ञा तिलक। ढोला मारू रा दुहा तो कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए। पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो पंक्ति किसकी है? होए मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए। बोधा, बोधा ने कहा है। सेवक हम उन राजपूतन के सिपाही जान युद्ध, ये किसने कहा है? किसकी पंक्ति है? तो ये है ठाकुर की पंक्ति। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये है घनानंद की पंक्ति। कहत नटत रिझत खिझत, ये है बिहारी की पंक्ति। अगला प्रश्न है, फूल को प्यार करो। पंक्तियों को मिलाना है फिर से इसमें। तो फूल को प्यार करो पंक्ति किसकी है? ये है अज्ञेय की। झरने के तट पर रोता है कोई बालक, ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, ये पंक्ति है धूमिल की। हम संकट में भारत एक गाय है, और ये पंक्ति किसकी है? ये है रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है फिर से। तो अब यूं उर आवत है सजनी मिली जाऊं गले लग के छतियाँ, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जगमोहन सिंह की। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति राधाकृष्ण दास की।